तो क्लास 11th वाले बच्चों, दिस इज डेट 2 अक्टूबर 2020। तो क्लास तो ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी। तो आज के क्लास में ऑफलाइन वाले बच्चे प्रेजेंस नहीं है, तो इस टॉपिक को सब लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। जो लोग ऑफलाइन में हैं, जो लोग ऑनलाइन है, उन लोग तो कर ही रहे, ऑफलाइन वाले भी फटाफट नोट कर लेंगे टॉपिक को। आज से लेक्चर नंबर 8, फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन का, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। 9th क्लास में मोमेंटम था, अब क्लियर कट लिखना पड़ता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब उस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। 9th में भी पढ़ना था। जैसे इस सिस्टम को अगर आप देखें, यहां पर दो बॉडी है। एक बॉडी का मास है ma, दूसरे बॉडी का नाम है mb। ये इनिशियल वेलोसिटी ua से चल रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी ub से चल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में। और मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b से ज्यादा है, एक ही लाइन मोशन पर है। तो थोड़े देरी के बाद ये बॉडी इसके साथ आकर के क्या करेगा, पीछे से इस पर टकरा जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। कोलिजन करने के बाद फिर ये बॉडी ma कहीं चला जाएगा, फाइनल वेलोसिटी va। ये बॉडी कहीं चला जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी vb। 9th क्लास में भी पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है सिस्टम अगर आइसोलेटेड हो, कोलिजन अगर हो रहा हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा उस आइसोलेटेड सिस्टम में, तो कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम और कोलिजन होने के बाद का जो मोमेंटम है वो कंजर्व आएगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिन्होंने क्लास 9 ठीक से पढ़ा है उनको मालूम होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस बॉडी का शुरुआत में मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका ma ua होता, इसका mb ub होता। तो शुरुआत का पूरे सिस्टम का मोमेंटम ma ua होता, इसका mb ub होता। मोमेंटम टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद ma va होता, mb bb होता, ma ua होता, mb ub होता, ma va होता, mb bb होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जो उससे मतलब नहीं है। कोलिजन होने से पहले दोनों बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम का सम है, कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम का सम है वो कंजर्व आएगा, कांस्टेंट आएगा। दिस इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेफिनेशन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, तो आगे लिख लेना, अभी लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं तो अलग से लिख लो। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बॉडीज व्हिच इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। फिजिक्स का 9, 10, 11, 12 मिलाकर के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में टॉप 5 टॉपिक में से है। कई चैप्टर में कई कॉन्सेप्ट में इसका इस्तेमाल पड़ता है। कोलिजन के पहले का, कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। दिस इज डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम हमेशा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। जिन लोगों का स्कूल एग्जामिनेशन सामने है, इसका प्रूफिंग क्लास 9th में भी स्कूल एग्जाम में आता था, क्लास 11th में भी आएगा। पहले डायग्राम पहले सेटअप कर लो, मतलब ये पूरा लिख लो, डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम बना लियो तो बताना जरा। ये सिस्टम है,
तो एट कोलिजन पर क्या हो रहा है, ये तो डायग्राम हमने बना लिया था। एट कोलिजन में, कोलिजन के समय ए बॉडी बी पर एक फोर्स लगा रहा था, ए बी पर एक फोर्स लगा रहा था, इसका नाम एफ ए बी। और न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ए जब बी पर एक फोर्स लगाएगा एक्शन, तो बी भी ए पर बराबर उतना ही रिएक्शन भी लगाएगा, बी वाला ए पर उतना ही फोर्स लगा देगा, दिस विल बी एफ बी ए। तो पहले कोलिजन के समय पर हम लोग एफ ए बी निकालते हैं। एफ ए बी का मतलब है वो फोर्स जो ए बी पर लगा रहा है। अब यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो ए फोर्स लगा रहा है बी पर, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? ए फोर्स लगा रहा है बी पर, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? ए फोर्स लगा रहा है बी पर, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? बी का। तो बी का चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? बाद में हो गया एम बी बी बी, शुरुआत में था एम बी यू बी, और जब कोलाइड किया तो कुछ टाइम लगा होगा ड्यूरिंग कोलिजन, दैट टाइम इज डेल्टा टी मान लिया। इसमें हमने उसी समय पर एफ बी ए, बी ने भी ए पर फोर्स लगाया, बी ने भी ए पे फोर्स लगाया, बी ने भी ए पर फोर्स लगाया, तो मोमेंटम तो ए का चेंज हो गया। दिस इज एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए बाई डेल्टा टी। अब हम लोग लगाएंगे फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा लॉ लगाएंगे मोशन का। और न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है, यहीं पर लग रहा है, ए ने जितना फोर्स लगाया उतना ही बी ने भी ए पर लगाया, लेकिन माइनस साइन के साथ। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, नहीं इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ए बी वाले को अगर लिखते हैं तो दिस विल बी एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाई टाइम टेकन, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टाइम टेकन। दिस गेट्स कैंसिल्ड, और ये हो गया एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बराबर माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए। और इसको अगर आगे पीछे करते हैं तो देखो ये प्लस में है और ये वाला भी जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। सो दिस इज एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये वाला देखो प्लस में और ये वाले माइनस इधर लाएंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा। तो दिस इज एम ए बी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। सो दिस इज आवर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। कोलिजन होने से पहले इनिशियल मोमेंटम था एम ए बी ए प्लस एम बी वी बी, कोलिजन होने के बाद फाइनल मोमेंटम है और ये कंजर्व है। दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और लिखते लिखते सुनेंगे, लिखते लिखते सुनेंगे, लिखते लिखते सुनेंगे। क्लास 9 में पढ़ा था, 11 में बस थोड़ा बहुत सुन करके कॉपी में लिख लोगे, थोड़ा सा सुन करके कॉपी में लिख लोगे। बंदूक से जब गोली चलता है आगे की तरफ तो कंधे पर झटका जो पीछे की तरफ लगता है, वो ऐसे सिंपल स्टूडेंट से पूछा जाए तो बोल देगा कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, बट एक्चुअली में दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लास 9 में पढ़ना था। शुरुआत में जो मोमेंटम होगा गोली का, मतलब बंदूक का, और जो गोली निकला विथ अ वेलोसिटी, दोनों का मोमेंटम कंजर्व होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर कोई बोले तो गड़बड़ नहीं है, बट आप देख रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगता ही है। उसी तरह से 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में आप लोग क्वेश्चन बहुत सारा पढ़े थे। एक लड़की आ रही है दौड़ते हुए और एक कार्डबोर्ड, मतलब एक स्केट बोर्ड रेस्ट पे है। जैसे ही लड़की उस स्केट बोर्ड में कूदेगी तो लड़की और स्केट बोर्ड दोनों ही एक स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगेगा। दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो भागती हुई लड़की और वो रुका हुआ बोर्ड, स्केट बोर्ड का जो मोमेंटम है, लड़की जब कूद जाएगी स्केट बोर्ड के ऊपर तो लड़की प्लस स्केट बोर्ड दोनों का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह जाएगा। दिस ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आदमी बोलता है
but these are all applications of law of conservation of momentum. Recoil velocity of gun, गोली मारेंगे पीछे के तरफ जो झटका लगता है, recoil velocity of gun, वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ठीक है, but that is direct application of law of conservation of linear momentum. स्कूल एग्जामिनेशन सामने जिन लोगों का है, प्रूफिंग इस तरह से होगा, कोलिजन कैसा भी हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चाहे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करता ही है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक देखना, ये स्कूल एग्जामिनेशन जिन लोगों का है, स्कूल एग्जामिनेशन में इट विल कम, दैट इज फॉर श्योर। और हर चीज से स्कूल एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हर चीज हम लोग स्कूल एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसी को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। कैसे? तो ध्यान से देखोगे, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो हो तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मास कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है, इसका वैल्यू जीरो हो गया। t जीरो नहीं तो v माइनस यू का वैल्यू जीरो, तो इससे v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू u हो गया। अब एग्जाम में ऐसे नहीं, थोड़ा सोचो, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या आ गया, बराबर। कब तक? जब तक कि बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मैंने नहीं एक्ट किया। ध्यान से सोचोगे, यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। पहला लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट करवाया तो बॉडी का मोशन स्पीड सेम रह जाएगा। वही तो हो जा रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो लगाए तो बॉडी का स्पीड मोशन सेम रह जा रहा है। लगाया तो मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बट मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब और जरा सोचोगे, ड्यूरिंग म्यूचुअल इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज, ड्यूरिंग म्यूचुअल इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज, अभी जस्ट पढ़े तो डायग्राम बनाया गया था। म्यूचुअल इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज, कोलिजन भी कह सकते हैं। इसमें फिर से न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, ए ने बी पर फोर्स लगाया तो किसका मोमेंटम चेंज हुआ, बी का। अगर आपको एवरेज के फॉर्म में लिखना तो एवरेज, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बी भी लिख सकते हैं। उसी समय पर न्यूटन का जो लॉ है उस हिसाब से बी भी ए पर फोर्स लगा रहा था, तो बी जो ए पर फोर्स लगाएगा तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, ए का। दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए। कुछ लोग बोलेंगे सर आप थर्ड लॉ लगा रहे, कहाँ लगाया, थर्ड लॉ अभी नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ लगाया ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया, बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया प्लस बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया, तो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम बी का मोमेंटम ए का। अब इसमें अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें, अभी आपको पढ़ाया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि बाहर से यदि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे, आइसोलेटेड सिस्टम रखोगे, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या पढ़ाया गया आपको कि मोमेंटम का वैल्यू कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। कांस्टेंट कंजर्व का डिफरेंशिएशन हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जीरो होता है। कांस्टेंट का कंजर्व्ड का डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होता है। एफ ए बी प्लस एफ बी ए जीरो हो गया। इससे पता चल रहा है कि एफ ए बी और एफ बी ए बराबर है, बट माइनस साइन के साथ है। एफ ए बी क्या था, एफ ए बी ए ने बी पर इंटरैक्शन के समय लगाए जाने वाला फोर्स था। बी ए क्या था, बी ए इंटरैक्शन के समय बी का ए पर लगाया हुआ फोर्स था। हमें सेकेंड लॉ लगा करके मालूम चला कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो ए ने जितना फोर्स बी पर लगाया उतना ही फोर्स बी ने ए पर लगाया, लेकिन माइनस साइन के साथ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लगाया तो मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट थर्ड लॉ वेरीफाई हो गया। लगाया तो मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
पहला लॉ वेरीफाई हो गया। इसी वजह से न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन प्लस उसका प्रूफिंग, और न्यूटन्स का सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, इसका डेफिनेशन प्लस प्रूफिंग, इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। जिनका स्कूल एग्जामिनेशन है, ये इस चैप्टर के स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बाकी जो लोग आउट एंड आउट IIT मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, ये कनेक्टेड टॉपिक है, इसको लेकर के ही हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। पूरे को अच्छे से नोट कर लो, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।